दोस्तों, पेश है अपने खून का प्यासा। ये कवर चित्र है दोस्तों। महाराज, मैं इस बार फिर गर्भवती हूँ। महारानी प्रभा, कभी यह सूचना हमें खुशी प्रदान किया करती थी, लेकिन अब ऐसी कोई बात नहीं है। मैं आपके दुख को भली भांति समझती हूँ महाराज। दुर्भाग्य से हर बार मेरा गर्भकाल पूरा नहीं हो पाता, बीच में ही मैं गर्भपात हो जाता है। महारानी, यह सब हमारे पूर्व जन्म के पापों का फल है, जो हम इस जग में भुगतना पड़ रहा है। काश भगवान इस बार मेरे गर्भ को क्षति न पहुंचाए, हम बदनसीब अपनी संतान का मुंह देख सके। काश ऐसा हो जाए। और दूसरी ओर राजा परबल का छोटा भाई जसवंत अपनी पत्नी सुरेखा से कह रहा था, कुछ सुना तुमने? महारानी प्रभा इन दिनों गर्भवती है। हाँ स्वामी, मुझे यह सूचना मिल चुकी है। तो फिर कल रात महारानी को पिलाने वाला काढ़ा तैयार करके उसके पास ले जाना। स्वामी जी, मैं आपसे कई बार विनती कर चुकी हूँ। आप मुझसे हर बार अनजान अनजान अजन्म जन्मे शिशु के जन्म से पूर्व हत्या करवाना ऐसा पाप है स्वामी। पाप पुण्य के चक्कर में मैं नहीं जानता सुरेखा, मैं बस इतना जानता हूँ, मैं किसी सूरत में नहीं चाहता महारानी प्रभा व महाराज परगल लब के कोई संतान हो। न उसके संतान होगी, न कोई राजपाट का वारिस होगा। तब उसे मुझे बाद में नरसिंहगढ़ का राजपाट मिलेगा। ओ स्वामी, आप कैसे भाई हैं जो अपने बड़े भाई के वंशवेल को नहीं बढ़ना चाहते? सुरेखा, तुम ज़्यादा फालतू बातें न करो। तुमसे जो कहा गया बस वही करो। कल रात तुम्हें हर हालत में महारानी प्रभा को काढ़ा पिलाना है, जिसे पीने के बाद उसे गर्भ में पलता शिशु की मृत्यु प्राप्त हो जाएगा। स्वामी, दूसरे और कक्ष के बाहर खड़ी दासी चंदा उन दोनों की सारी वार्तालाप सुन लिया। तो ये दोनों मिलकर हर बार महारानी के विरुद्ध षड्यंत्र रखते हैं, लेकिन ऐसा इस बार नहीं होने दूंगी। मैं इस समय जाकर महाराज व महारानी के इन दोनों के षड्यंत्र के बारे में बता दूंगी। वह उसी समय राजा प्रल्लभ के कक्ष की ओर चली और कक्ष के बाहर पहुंचकर द्वार पर दस्तक सुनकर राजा प्रल्लभ चौंका और द्वार की ओर देखा। कौन है द्वार पर? मैं हूँ महाराज, दासी चंदा आपके लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण सूचना लाई हूँ। महत्वपूर्ण सूचना? आओ अंदर चली आओ। अगले ही पल दासी चंदा ने कक्ष में प्रवेश किया। कहो, क्या कहना चाहती है चंदा? जब चंदा ने उस वार्तालाप को जो कुछ देर पहले जसवंत व सुरेखा के बीच हुआ था ऐसा राजा प्रल्लभ को बता दिया। चंदा, तुम क्या कह रही हो? जसवंत हमारे विरुद्ध ऐसा घिनौना षड्यंत्र रच रहा सकता है? महाराज, मेरे कथन पर विश्वास कीजिए, मैंने स्वयं अपनी कानों से सुना है। ओह, राजपाट पाने के लिए इतनी नीचता पर उतर आएगा, इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता था। महाराज, चंदा के कथन में मुझे सच्चाई झलक रही है। मुझे याद आ रहा है, जब मैं गर्भवती थी तब सुरेखा ने मुझे काढ़ा पिलाने को लाया करती थी। मुझसे वह कहती थी, इस काढ़े पीने वाले होने वाली संतान कीर्तिमान और सिंदूर बनेगी। मैं उस काढ़े को पी लिया करती थी और उसे पीने के अगले दिन मुझे गर्भपात हो जाया करता था। ओह, जो हमारे विरुद्ध इतनी घिनौनी चाल चल रहा है, मैं उसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे जाकर उन दोनों को मौत की घाट उतार दूंगा। महाराज, उत्तेजित न हो, इस समय रात काफ़ी हो चुकी है। इस समय न जाकर आप कल प्रातः जसवंत सुरेखा के इस विषय में बात कीजिए, वही ठीक रहेगा। नहीं परवाह, इसी समय उनके पास जाऊंगा। प्रल्लभ ने तलवार उठाई और कक्ष से बाहर निकल गया। वह उसी समय राजा प्रबल के पीछे उसी ओर राजा प्रबल के पीछे चल दी। सिद्धि जसवंत के कमरे में पहुंचा।
भाई महाराज, आप इस समय आस्तीन के सांप दंड देने का कोई उत्तम समय है जसवंत? मैं समझा नहीं भाई महाराज, आप कहने का क्या मतलब? समझ समझता हूँ पापी, अभी समझाता हूँ। तू मुझे आजन्म में बच्चे को मौत के घाट उतार कर तू सोचता है कि नरसिंहगढ़ का राजपाट मिल जाएगा? कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। ओह, तो आपको सब पता चल गया है? हाँ दुष्ट, एक न एक दिन तेरे पाप का घड़ा फूटता, वह समय आ पहुंचा। अब तू अपने पाप की सजा भुगतने के लिए तैयार हो जा। प्रबल ने ताली बजाई की आवाज आई, कौन है? कोई है? सिर दी 5 शस्त्रबद्ध सैनिक वहां पहुंचे। आज्ञा महाराज। दूसरी ओर प्रभा सोच रही थी, मुझे स्वयं चल कर देखना चाहिए जसवंत महाराज के बीच क्या वार्तालाप हो रही है, भगवान न जाने कुछ हित घट जाए। वह कक्ष से बाहर निकली और तेजी से जसवंत की ओर चल पड़ी। जसवंत के कक्ष में, सैनिकों इस दुष्ट जसवंत को पकड़ लो और ले जाकर कारागार में बंद कर दो। सैनिक ने प्रबल का आदेश का कोई प्रतिक्रिया नहीं। यह देख, यह तुम लोग मेरे आदेश का पालन क्यों नहीं कर रहे? ये अब आपके आदेश का पालन नहीं करेंगे भाई जी। इनको न तो कर्मचारियों को मैंने अपने साथ मिला लिया है। असंभव, यह नहीं हो सकता। मेरे राज कर्मचारी इतने कृतज्ञ नहीं हैं। तो फिर अपनी आंखों से असंभव को संभव होते देख लीजिए। जसवंत ने सैनिकों को आदेश दिया, सैनिकों इन्हें महाराज को पकड़ लो। सैनिकों ने तुरंत जसवंत के आदेश का पालन किया। मूर्ख, तुम भी इसी के दुष्कर्म षड्यंत्र में शामिल हो गई हो। उसी में महारानी कक्ष के द्वार पर समीप आ पहुंची। और सैनिकों ने महाराज को पकड़ लिया। लगता है लोग जसवंत के साथ मिल गए हैं। कक्ष के अंदर प्रलप, भैया आज तो तुमने कारागार में कैद रहोगे और महारानी प्रभा मौत की घाट उतार कर मैं प्रचलित कर दूंगा कि महाराज प्रभा रात को महल छोड़कर किसी के साथ भाग गई। और इस अपमान को सहने के कारण महाराज ने आत्महत्या कर ली। वे बड़े मज़े से नरसिंहगढ़ का राजा बन जाऊंगा। ओ नीच, तुझे नहीं पता कि तू अपने खून का प्यासा हो? ओ नीच, मुझे नहीं पता था तू अपने ही खून का प्यासा हो उठेगा। मेरी जान इस समय खतरे में है। मेरी मौत के साथ साथ मेरे गर्भ में पलने वाले जीव को बेमौत मारा जाएगा। ऐसा कदापि नहीं होने दूंगी। वह तेजी से पलटी और सीधी एक दीवार के समीप पहुंच गई और दीवार में बने गुप्त स्थान पर प्रभा ने जल्दी ही गुप्त स्थान में प्रवेश किया और अंदर पहुंचकर उसने पूर्ण विधि को प्रयोग में लाकर गुप्त द्वार का मुंह बंद कर दिया। और पश्चात पता नहीं दुष्ट जयवंत महाराज के साथ कैसा सलूक करेगा। दूसरी ओर सैनिकों को कारागार में ले जाकर बंद कर दो। जो आज्ञा। सैनिकों ने तुरंत ही जसवंत का आदेश का पालन किया। जसवंत, तुम मुझे मार क्यों नहीं देते? ऐसा जीवन से तो मर जाना अच्छा है। आपकी यह इच्छा भी पूरी कर दूंगा भैया। बस एक बार मुझे बता दीजिए कि हमारे पूर्वजों की अकुलत खजाना कहाँ पर छिपा कर रखा है। लेकिन मैं तुझे जैसे दुष्ट को उस खजाने का पता कभी नहीं बताऊंगा। मैं जब तक आपके उस खजाने का पता नहीं बताओगे तब तक आपको मरने नहीं दूंगा। ओह, मुझे इस कैद में तिल तिल कर बनना होगा। जसवंत ने वहाँ से जाने के पश्चात, दुष्ट जसवंत, अब तू यहाँ जरूर महारानी प्रभा की मौत की घाट उतारेगा। किंतु प्रभा द्रुत गति से सुरंग में आगे बढ़ती चली जा रही थी। और उधर जसवंत जब महारानी प्रभा के कक्ष में पहुंचा, ओह, महारानी प्रभा तो यहाँ नहीं है। इस समय कहाँ जा सकती है? बहुत खोजने पर भी प्रभा उसे नहीं मिली। लगता है महारानी प्रभा को मेरे षड्यंत्र की भनक लग गई। वह महल से गायब हो गई और गिरती पड़ती प्रभा सुरंग से बाहर निकली। कुछ दूर चलने पर उसे चक्कर आ गया और वह मूर्छित हो गई। उसी समय जोगियों कबीले का सरदार टुम्बा अपने कबीले के लोगों के साथ वहां से गुजरा।
ओह, इस बयान में यह स्त्री कौन पड़ी हुई है? उसे मूर्छित पाकर प्रभा ने नाड़ी चेक की। ओह, यह जीवित है। कबीले के लोग से कहा, इसे अपने कंधे पर उठाकर बस्ती ले चलो। जो गया सरदार। अगले ही पल और काफिला आगे बढ़ गया। जब सरदार टुम्बा अपनी बस्ती में पहुंचा तो भोर हो चुकी थी। मूर्छित प्रभा को सरदार की झोपड़ी में लेटा दिया गया। बस्ती के वैद्य ने आकर प्रभा की नाड़ी देखी। ओ सरदार, यह स्त्री तो गर्भवती है। अच्छा, मैं इसे होश में लाने के लिए इसे के माथे पर औषधि का लेप लगा देता हूँ। हाँ, यह ठीक रहेगा। और वैद्य ने प्रभा के मस्तक पर औषधि का लेप किया। औषधि के लेप के प्रभाव से प्रभा सर्दी होश में आ गई। मैं कहाँ हूँ? बहन, तुम इस समय हमारी बस्ती में हो। आप कौन हैं? बहन, मैं जोगिया कबीले का सरदार टुम्बा हूँ। इस कबीले के लोग के साथ मेरे दूसरे कबीले का उत्सव में भाग लेने आज कबीले में वापस लौट रहा था। राह में तुझे मूर्छित देखा और मैं यहाँ ले आया। तुम कौन हो बहन, और इस बियामान में कैसे पहुंची? प्रभा, तू इस समय दुष्ट जसवंत से छिपती फिर रही है, इसलिए किसी को अपना असली परिचय न दे, तेरी भलाई है। यह सोच उसने सरदार टुम्बा से कहा, मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ओह, तो अपनी याददाश्त को बैठी। शायद शायद कोई बात नहीं बहन। अपनी बहन, तुमने बहन कहा है तो मैं अपने भाई का फर्ज निभाऊंगा। आज से तुम्हारी बस्ती में मेरी बहन बनकर रहोगी। चूंकि तुम अपना नाम भूल चुकी हो, इसलिए तुम्हारा नाम रेशमा रखता हूँ। प्रभा रेशमा बन गई और जोगिया कबीले में रहने लगी। उधर नहरगढ़ में जसवंत योजनापुर वहाँ का राजा बन बैठा। दिन प्रतिदिन वह कारागार में प्रलभ के पास जाता। भैया, आप भी मुझे बुरकों का खजाने के विषय में बता दो। मेरा आज भी वही जवाब है, तुझ जैसे नीच को पुरखों के खजाने के बारे में कदापि नहीं बताऊंगा। और अगले पल, मैं किसी भी सूरत में उस खजाने के बारे में नहीं बताऊंगा। कभी तो तेरा गुरु टूटेगा। सुरेखा समय समय पर उसे समझाती, स्वामी, आप अपने बड़े भाई पर अत्याचार न कीजिए। सुरेखा, तू मुझे इस प्रकार की राय भूल कर न दिया कर। जसवंत सिंह सुरेखा की बातें नहीं मानता। इसी गम में सुरेखा बीमार पड़ गई और उसने खाना पीना त्याग दिया और प्रलभ पर अत्याचार पूर्णतः जारी थे। हा हा हा। एक दिन सुरेखा सुरक्षादार गई। आखिर सुरेखा का यह अंजाम तो होना ही था। दूसरी ओर प्रभा उसी समय पर एक स्वस्थ पुत्र को जन्म दिया। प्रभा ने पुत्र का नाम प्रकाश रखा। प्रकाश, अब तू ही मेरे जीने का सहारा है। और कुछ समय बाद टुम्बा की पत्नी कुमसी को एक पुत्री को जन्म दिया। मैं अपनी बेटी का नाम करिश्मा रखता हूँ, कुमसी। और प्रकाश और करिश्मा साथ साथ बड़े होने लगे। एक दिन प्रभा पानी लेने कबीले वालों के सरोवर तट पर पहुंची और वन में आकेट खेल कर लौटता जसवंत उधर से गुजरा। महारानी प्रभा, तुम जीवित हो? हाँ पापी, मैं जीवित हूँ और कान खोलकर सुन ले, तेरी इच्छा के विरुद्ध एक पुत्र को भी जन्म दे चुकी हूँ। क्या कहा? पुत्र? तेरा पुत्र? नहीं बताऊंगी। ठीक है, मैं तुझे तेरा भी इंतजाम करना पड़ेगा। यह कहकर जसवंत उस पर झपटा और अगले ही पल, बचाओ, वह प्रभा को घोड़े पर लाद कर वहां से चल पड़ा। मुझे कोई इस पापी से बचाओ। हा हा, कौन तुझसे बचाने आएगा? और जसवंत ने उसे ले जाकर नरसिंहगढ़ में प्रवेश किया। उसने प्रभा को कारागार में बंद कर दिया। स्वामी, प्रभा तुम जीवित हो? बता प्रभा, तेरा पुत्र कहाँ है? नहीं बताऊंगी पापी, चाहे मेरी जान क्यों ना चली जाए। प्रभा का पुत्र? नहीं बताएगी? नहीं बताऊंगी। अगले ही पल तड़ाक। दूसरी ओर जोगिया कबीले में चारों ओर रेशमा बहन की खोज करवाई, कहीं उसका कोई पता नहीं चला। कहाँ जा सकती है? माँ कहाँ गई? सरदार मामा। प्रकाश बेटे, तू फिक्र न कर, आज मैं तेरा लालन पालन करूँगा। उधर नरसिंहगढ़ में प्रभा हमारे
पुत्र के बारे में बात बात कर रहा है। हमारा बेटा प्रभा कितना बड़ा हो गया? स्वामी, उसका नाम प्रकाश है, वह 10 वर्ष का है। जोगिया कबीले में रहकर पल बढ़ रहा है, वह समय भी उसी कबीले में होगा। वो कैसा दुर्भाग्य है, हमारा आंखों का तारा हमसे दूर अनाथों की तरह पल रहा है। स्वामी, दुखी न हो, एक न दिन वह हमें आपस में मिलाएंगे अवश्य। काश वह दिन सिर आए, जालिम जसवंत के जुल्म अब नहीं सहे जाते। वो दिन इसी प्रकार गुजर रहा था। प्रभास और टूमा एक छात्र में पलने लगे। करिश्मा, नीचे उतर, चोट लग जाएगी। दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती। और समय गुजरता रहा। इस बीच प्रकाश और करिश्मा बड़े युवक हो गई। बेटा प्रकाश, करिश्मा कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है सरदार मामा। मैं तुम दोनों का विवाह कर देता हूँ, तुम्हारी क्या राय है? सरदार मामा, कोई बात बाबा, आपकी कोई बात आज तक टाली है जो आज टालूंगा? मैं करिश्मा से विवाह करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन बेटा, इस विवाह में एक अड़चन है। कबीले की रीति के अनुसार कबीले के हित के लिए पहले तुम्हें कोई कठोर व असंभव कार्य करके दिखाना होगा। तुम्हारा करिश्मा से विवाह हो जाएगा। बताइए सरदार मामा, मुझे कौन सा कठिन कार्य करना होगा? तुम्हारे यह सोचने का विषय है प्रकाश। ठीक है मामा, मैं कौन सा कठिन कार्य कबीले के हित के लिए करना चाहिए जिससे कबीले की रीति पूरी हो सके? तभी उसकी दृष्टि एक और उठी। कबीले वालों, जब इस पहाड़ से दूसरी ओर जाना होता है तो इस पहाड़ को पार करना पड़ता है। क्यों न कबीले के लिए इस पहाड़ के बीच से एक सड़क बनाई जाए? हाँ, यही ठीक रहेगा। और प्रकाश एक उदान ले आया और उसने झाड़ियाँ साफ कर डाली। ओह, यह क्या! जैसे ही उसने उसको खींचा, अरे यह गुर्राट कैसी! और सिर दी, अरे यह पहाड़ी पर सीढ़ियाँ। वह सीढ़ियाँ उतरने लगा। जब नीचे पहुंचा वो सांप उसने उसे कुछ नहीं कहा और चुपचाप आगे बढ़ गया। प्रकाश आगे बढ़ा। ओ, इतनी दौलत! यह तो कोई गड़ा खजाना है। क्यों ना इस सारी दौलत को कबीले को सौंप दूं? सरदार टुम्बा दौलत कबीले के हित में खर्च करेंगे और खुशहाल बनाया जा सकता है। प्रकाश कबीले के लोग को सरदार को लेकर वहां आया। सरदार, इस खजाने को कबीले को सौंपना चाहता हूँ। प्रकाश बेटा, तुम्हें इतनी दौलत खोज कर असंभव कार्य को संभव कर दिखाया, इसलिए अब मैं तुम्हारा विवाह रेशमा से कर हो सकता है। कबीले वाले उसे खजाने को लेकर कबीले में आ गए। तत्पश्चात, प्रकाश, अब तुम्हारा विवाह इस कबीले की लड़की के साथ हो रहा है, इसलिए विवाह से पहले विधि तुम्हें अपना कबीले में शामिल करना होगा। इसके लिए मैं तैयार हूँ। और इस कार्य को कबीले के देवता सिंगोरा की पूजा की गई। सिंगोरा 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 देवता प्रसन्न हो। तभी, ओह, सिंगोरा देवता, सिंगोरा देवता! सरदार उठो और मेरी बात ध्यान से सुनो। सुनो, सरदार प्रकाश नवलगढ़ के राजवंश से है, इसलिए इस कबीले में शामिल करना ठीक नहीं। तो फिर क्या करें? देवता, करिश्मा का विवाह तब प्रकाश के साथ कैसे होगा? मैं सिंगारा को इस कबीले का देवता इस विवाह की अनुमति देता हूँ। कोई अड़चन कैसी? ओ देवता, आप बड़े दयालु हैं। तब देवता सिंगारा ने प्रकाश से कहा, प्रकाश, तुम्हारे माता पिता नरसिंहगढ़ के कारागार में कैदी जीवन बिता रहे हैं। उन्हें जालिम चाचा जसवंत की कैद से मुक्ति दिलाओ। मैं अकेला कैसे कर सकता हूँ देवता? तुम अकेला कहाँ हो प्रकाश? मैं, सरदार टुम्बा और कबीले के सभी लोग तुम्हारे साथ हैं। तब देवता सिंगोरा के नेतृत्व में सभी नवलगढ़ की ओर चल दिए। जब नवलगढ़ पहुंचे, अरे भागो, इतना विशाल दैत्य है और उसके साथ सेना हमें जीवित नहीं छोड़ेगी। भयभीत लोग इधर उधर भागने लगे। नवलगढ़ के लोगों, तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, हमसे डरो मत। तुम्हें नहीं, बल्कि राजा जसवंत को उसकी करनी की सजा देने आए हैं। यह सुनते ही भागती भीड़ रुक गई।
मेरी बात सच है, मानो नरसिंहगढ़ के वासियों। और अब उसके पीछे नरसिंहगढ़ के लोग की भीड़ भी थी। महल के मुख्य द्वार पर राजा जसवंत के सैनिक और कबीला वालों में मुठभेड़ हुई। और देवता सिंगोरा जसवंत की खोता हुआ महल में पहुंचा। कौन हो तुम? तुम्हारी मौत। सिंगोरा ने उसे गर्दन से पकड़ लिया। मुझे छोड़ दो। सिंगोरा उसे लेकर महल से बाहर आया। नरसिंहगढ़ के लोगों, इस दुष्ट ने अपने बड़े भाई प्रल्लभ और भाभी को कैद खाने में डाल दिया। ये आप क्या कह रहे हैं? हमें तो बताया गया कि महाराज प्रल्लभ और रानी वियोग में आत्महत्या कर ली। यह झूठा था। सच वही है जो हम तुमसे बता रहा हूँ। ओह, तब तो यह आदमी बहुत गिरा हुआ है। हम इसे छोड़ेंगे नहीं। मैं इसे तुम्हारी अदालत में लाया हूँ। तुम लोग चाहे इसके सजा दे सकते हो। सिंगोरा ने जैसे ही जसवंत की गर्दन छोड़ी, मार डालो इस पापी को। और फिर नगरवासियों ने पीट पीट कर जसवंत को मार दिया। अब प्रकाश, अब महल में अपने माता पिता से मिलो। जब प्रकाश महल के कारागार में पहुंचा, माँ, पिताजी, प्रकाश तू आ गया? यही है मेरा प्रकाश। हाँ मेरे बच्चे, हाँ मेरे बेटे। बहन रेशमा कैसी हो तुम? भैया। प्रकाश और प्रलव की स्वीकृति के बाद पश्चात अगले दिन करिश्मा प्रकाश का विवाह संपन्न हो गया। स्वयं देवता सिंगोरा ने उन दोनों को आशीर्वाद देने आए। और पश्चात सरदार टुम्बा, प्रकाश ने तुम्हें जो खजाना दिया है वह उसके पुरखों का खजाना था। ओह, तभी वह सरब प्रकाश को देखते ही चुपचाप दूसरे रास्ते से हट गया था। प्रकाश, मैं खजाने में कन्यादान के रूप में तुम्हें लौटाता हूँ, इनकार न करना। तब राजा ने पुनः अपना राजपाट संभाल लिया।